नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं खास तौर से आरपीएससी का जो पेपर अपने स्टार्ट कर रखा था 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2022 का जो पेपर अपने बायोलॉजी का स्टार्ट कर रखा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करने वाले हैं खासतौर से 83 वाले क्वेश्चन से, क्योंकि 82 तक अपन ने लास्ट में डिस्कस कर चुके थे अपन पार्ट नंबर 3, जिसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, फिर भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। तो आगे अपन देखते हैं, विच टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस इज फाउंड इन यूफोर्बिया, है ना। यूफोर्बिया के अंदर किस प्रकार का इनफ्लोरोसेंस पाया जाता है। पहली चीज़ तो अपन देखेंगे कि इनफ्लोरोसेंस होता क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि इसमें पूछा क्या गया है, यूफोर्बिया, जितने भी जो प्लांट है यूफोर्बिया के अंदर आने वाले, उनके अंदर जो इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो किस प्रकार का होता है। यहाँ पे अपन देखेंगे उसे क्या कहते हैं, साइथियम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, साइथियम के नाम से जाना जाता है। अब साइथियम को अगर आप देखोगे कि साइथियम जो है वो किस प्रकार का होता है, तो अपन देखेंगे साइथियम एक आपको देखने में कैसा लगेगा कि एक फ्लावर जैसा पार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार का एक पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पे ये फीमेल फ्लावर होता है। सेंटर में क्या होता है, फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से। और इनमें काफ़ी अधिक संख्या के अंदर जो मेल स्टेमन जो होते हैं उनके द्वारा घेरा जाता है इसको, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। और अब ये पूरा जो है वो दिखने में कैसा लगता है कि कोई एक फ्लावर है। ये कैसा दिखने में लगता है, लुक लाइक फ्लावर, ऐसे दिखने में लगेगा कि जैसे कोई एक फ्लावर की बात अपन कर रहे हैं, लेकिन ये एक फ्लावर नहीं है, इसमें कलेक्शन ऑफ फ्लोरेट्स है ना। इसमें कलेक्शन ऑफ फ्लोरेट्स है, इसका मतलब एक से अधिक फ्लावर वहाँ पर उपस्थित है। इनमें जो इनफ्लोरेसेंस होता है उसमें एक हमेशा क्या होता है, फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर होते हैं, जिसको एक से अधिक स्टेमन के द्वारा या मेल फ्लावर के द्वारा घेरा जाता है और एक इस प्रकार के कैप्सूल जैसी संरचना बनाते हैं, जिसमें भी जब भी एक डायग्राम ऐसे बनाते हो तो खास तौर से यहाँ पे इस प्रकार का भी कई बार दिखाया होता है। तो इसके नाम से भी आप समझ जाना कि ये किसको दिखा रखा है, फीमेल फ्लावर को दिखाया हुआ है। और यदि यहाँ से ऐसे निकालोगे आप तो ये क्या होते हैं, मेल फ्लावर होते हैं। अलग अलग डायग्राम अलग अलग जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का। तो इसे क्या कहते हैं, साइथियम कहते हैं, जो खासतौर से यूफोर्बिया फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे, इसमें दिया हुआ इनफ्लोरेसेंस कौन सा है, अम्बेल और कोरियम और हाइपेंथोडियम और साइथियम। तो कौन सा पाया जाता है, साइथियम जो है यूफोर्बिया का एक बेस्ट लक्षण है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 84, एग्जाम्पल ऑफ मीजोगेमी, ठीक है ना। मीजोगेमी किस में पाया जाता है। पहली बात तो मीजोगेमी होता क्या है, ठीक है ना। मीजोगेमी का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे अपन देख लेते हैं थोड़ा सा पीछे, कि यहाँ पे देखोगे कि एक जो प्लांट के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ठीक है ना। ओव्यूल के चारों तरफ जो है एक आवरण पाया जाता है, डबल आवरण होता है, जिसे इंटेगुमेंट कहते हैं, ठीक है। ये इंटेगुमेंट कैसी स्ट्रक्चर होती है थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, इसका
जो एम्ब्रियो सैक होता है वो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इसका इंटेगुमेंट प्रेजेंट होता है और इस प्रकार का ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है। ये क्या है अपना एक ओव्यूल है या एक बीजांड है। जब ये जो पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, है ना, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं इसको। जब भी पोलन ट्यूब है ना, पोलन ट्यूब जो है यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो मेल गेमिट या फिर अपन पोलन ग्रेन जो है वो क्या होता है, जर्मिनेट होता है। तो यहाँ पे जो पोलन ट्यूब निकलेगी वो कहाँ से एंटर करती है, यहाँ से होते हुए एंटर करती है ना। ये नॉर्मल होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है एग, और ये 2 सिनर्जिड सेल है और ये छोटी छोटी 3 जो होती है वो एंटीपोडल सेल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर 2 पोलार न्यूक्लियाई उपस्थित होते हैं। तो एक तो ये नॉर्मल पाथवे है जो कि पोलन ट्यूब है माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करता है। मीजोगेमी का मतलब होता है कि जब पोलन ट्यूब किसी भी इंटेग्यूमेंट के बीचों बीच के पार्ट से यहाँ पर एंटर कर जाए, इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ ना होकर ये यहाँ से एंटर कर जाती है इंटेग्यूमेंट के बीच वाले पार्ट से, और यहाँ से अपने क्या कर देते हैं, दोनों जो मेल न्यूक्लियाई है उसको डोनेट कर देती है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, मीजोगेमी के नाम से जाना जाता है। आगे आप देखोगे यहाँ पे, तो इसमें किस में पाया जाता है मीजोगेमी का, तो पाया जाता है कुकुरबिटा के अंदर। किस में पाया जाता है, कुकुरबिटा का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर मीजोगेमी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वर इम्पोर्टेंट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि जटिल कार्बनिक अणु जीवन की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण थे। ये हाइपोथेसिस कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, हाइपोथेसिस कह सकते हो। और हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है, वैसे हिंदी में कहे तो परिकल्पना। किसी भी चीज की संभावनाएं हो उससे पहले की गई कल्पना को अपन क्या कहते हैं, परिकल्पना। तो ये परिकल्पना जो है वो किसने की थी कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसके रिगार्डिंग अपन बात कर लेते हैं पहले। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट देखोगे, ओपेरिन एंड हेल्डन, इन्होंने क्या दिया था, एक परिकल्पना दी थी। ठीक है, इन्होंने जैसे लगभग 1924 के आसपास और इन्होंने 1929 के आसपास एक परिकल्पना दी, एक हाइपोथेसिस दी, हाइपोथेसिस दी थी। और इन्होंने बताया था कि जीव की उत्पत्ति इस पृथ्वी के निर्माण के दौरान कैसे हुई होगी, वो एक परिकल्पना इन्होंने दी। इसके बाद में 1953 के आसपास, 1953 के आसपास इसे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट किया गया। ठीक है ना, ये तो एक परिकल्पना है। इसके बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वो किसके द्वारा किया गया, मिलर एंड यूरे के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया। किसके सजेशन के अकॉर्डिंग, इनकी हाइपोथेसिस की सजेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट किया गया कि पृथ्वी पर ओरिजिन कैसे हुआ जीवों का। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अंदर एक जार को जो है वो यूज में लिया था कुछ इस प्रकार से। एक बेसिक एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ कि यहाँ पर इस जार के अंदर इन्होंने कुछ केमिकल लिए गए थे, और इन्होंने एक चीज़ ज़रूर बताई थी, इन्होंने भी बताई थी और इन्होंने भी बताई थी कि पहले का जो इन्वायरमेंट था, जब अर्थ का निर्माण हुआ था, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। ऑक्सीजन अनुपस्थित होने के कारण से पहले का जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था, रिड्यूस्ड। कैसा था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि जब अर्थ का निर्माण हुआ था, ओरिजिन ऑफ लाइफ जब स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पर एनवायरनमेंट कैसा था। तो आप कहोगे रिड्यूस एनवायरनमेंट था, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। अब ऑक्सीजन उपस्थित है, अभी की बात करेंगे वर्तमान की, तो अभी कैसा है, ऑक्सीडाइज्ड एनवायरनमेंट है। अभी कैसा है, ऑक्सीडाइज्ड है, और पहले कैसा था, रिड्यूस था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा कि पहले
जब पानी अर्थ का निर्माण हुआ होगा या पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, उस टाइम पर ज़मीन की जैसे जैसे टाइम के साथ में ठंडा होता गया, वैसे वैसे पानी जो है वो यहाँ पर बन के ज़मीन के अंदर समुद्र वगैरह जो है वो बनने लगे। और उसके साथ साथ में यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, एक तो पानी था, पानी के साथ में इनको लगा कि जो सिंगल एलिमेंट्स हैं वो आपस में जुड़कर एक लार्ज एलिमेंट्स जो है कंपाउंड्स बनाने लगे, जैसे मेथेन, इसके अलावा अमोनिया, इसके अलावा हाइड्रोजन। इस प्रकार के कई कंपोनेंट जो थे ये धीरे धीरे आपस में कंबाइंड हुए और इस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो बने। और ये सभी जो किसमें थे भाई, ये सभी थे पानी के अंदर, और पानी में ये सभी थे। और किसकी, हाई लाइट की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में अपन कह सकते हैं कि लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे और एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण किया गया। ऑर्गेनिक एक मॉलिक्यूल का निर्माण किया गया जिसमें से खास तौर से एमिनो एसिड थे, ठीक है ना। एमिनो एसिड में भी जैसे फिर इन्होंने सेम यही चीज़ों का लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इनके अंदर कुछ इस प्रकार से स्पार्क के लिए इलेक्ट्रोड लगा दिए और यहाँ पर खूब हीटिंग की गई उसको, और इसके अंदर कुछ इस प्रकार की जो गैसें थी वो सभी गैसें जो है इसके अंदर मिक्स करके डाली गई। थोड़ा सा इसमें जो सोइल के पार्टिकल्स है वो भी डाले गए, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और लास्ट के अंदर जब इनको रिजल्ट प्राप्त मिला तो रिजल्ट के अंदर देखा गया कि कुछ एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड जो है वो प्राप्त हुआ। खास तौर से अपन देखेंगे तो ग्लाइसिन जो है ना, ग्लाइसिन के जो एमिनो एसिड्स हैं वो इनको प्राप्त हुए थे, है ना। ग्लूटामिक एसिड है, खास तौर से तो ग्लाइसिन ही प्राप्त हुआ था, एलेनिन प्राप्त हुआ था। सिंपल वाले जो भी एमिनो एसिड है वो इनको प्राप्त हुए थे। इस आधार पर इन्होंने बताया कि जो इनऑर्गेनिक लाइफ है उससे ऑर्गेनिक लाइफ में कैसे कन्वर्ट हुआ, वो एक एक्सपेरिमेंट था। ओपेरिन एंड हेल्डन ने एक परिकल्पना दी 1924 और 1929 के अंदर। इस परिकल्पना के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो 1953 के अंदर मिलर एंड यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि पृथ्वी के ऊपर जीवों की उत्पत्ति का निर्माण या उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ठीक है ना। और पहले का एनवायरनमेंट कैसा था, रिड्यूस था। इन्होंने ये क्वेश्चन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आता है, चाहे आप सेट का एग्जाम दो, चाहे आप लाइफ साइंस का दो, और चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कहीं का भी दो, आपको ये जरूर पूछा जाता है कि जब मिलर और यूरे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं था। कई बार आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन दिया जाता है, एक नाइट्रोजन दिया जाता है, या कोई भी और भी कंपोनेंट दिया जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना ऑक्सीजन तो कभी भी नहीं होती है, और नाइट्रोजन भी फ्री नहीं थी। नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में थी, यहाँ पर तो अमोनिया की फॉर्म में उपस्थित थी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रख लेना है। तो आगे अपन चलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे अपन बात कर रहे थे, हाँ यहाँ पे, कि ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने काम किया ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर, तो किसने परिकल्पना दी थी, तो ये ओपेरन ने दी थी। किसने दी थी, ओपेरन ने दी थी। तो ये परिकल्पना जो है वो सबको इम्पोर्टेंट है और आपको याद रख लेनी है। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ऐसे भी है कोई भी दो चीज़ों को कनेक्ट करने वाला। कई बार एग्जाम्पल में आता है कि ब्लड जो है, ब्लड वो क्या है, तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के रूप में पाया जाता है। तो याद रखना ब्लड कभी पूछा जाए तो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि डेंस रेगुलर जो जनरली पाया जाता है, तो टेंडोन जो होता है वो जनरली देखने को मिलता है। टेंडोन मोस्टली पाया जाता है। टेंडोन किसके बीच में पाया जाता है, तो यहाँ पे आपके जितने भी जॉइंट्स है, खासतौर से जितने भी जॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे और यहाँ आप देखोगे उनके बीच में जो मसल्स जुड़ी रहती है वो कौन से होते हैं, टेंडोन होती है। इस प्रकार से ये टेंडोन होती है, जो बोन्स और मसल्स को जोड़ने के लिए काम में आती है, उसे क्या कहते हैं, टेंडोन्स कहते हैं। और वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो जनरली पाया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन लाइट। कौन सी लाइट में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, या प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक कौन सी लाइट में होता है, तो सबसे सीधा सा ऑप्शन है इसमें, रेड लाइट के अंदर सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे आगे,
इसमें क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे अपन देखते हैं 86 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब गलत है। तो यहाँ पे आप देखोगे इन साइलोप्सिडा रूट्स आर प्रेजेंट। साइलोप्सिडा मतलब टेरिडोफाइटा की जो फर्स्ट क्लास अपन देखेंगे, सबसे सिंपल वाला जो ग्रुप देखेंगे, जिनके मोस्टली मेंबर जो है फॉसिल्स ग्रुप में पाए जाते हैं या विलुप्त हो चुके हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, साइलोप्सिडा कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पर साइलोटम। साइलोटम ये इसका एग्जाम्पल है, साइलोटम। और साइलोटम के अंदर रूट्स वगैरह नहीं पाई जाती है। यहाँ पे क्या बोला है, रूट्स आर प्रेजेंट। तो पहला सेंटेंस ही क्या हुआ, गलत हुआ इसका। तो इन साइलोप्सिडा एंथ्रोजोइड्स आर मल्टीफ्लैजिलेटेड, इन टेरोप्सिडा यंग फाउंड आर क्रिटिकली कॉइल्ड, है ना, सिरसिनेटली कॉइल्ड, इन लाइकोप्सिडा प्लांट होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है वो गलत है, क्योंकि टेरिडोफाइटा का जो पहला ग्रुप है साइलोटम है, उसके अंदर जड़ें नहीं विकसित हुई थी। वो एक प्रीमिटिव प्रकार का ग्रुप था और वो क्या है, मोस्टली उनके जो मेंबर हैं वो कैसे मिलते हैं, फॉसिल्स के रूप में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा सिंथेटिक ऑक्सीजन है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल के जो भी हैं वो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए ये चीज़ें जरूर मेंशन कर लें, साथ साथ में लिख लें कौन से ऑक्सीजन है वो नेचुरल है, कौन से ऑक्सीजन सिंथेटिक है, कौन से साइटोकाइनिन सिंथेटिक, कौन से आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड है या कौन से नेचुरल है। सेम ऑक्सीजन इसमें अंदर जिब्रेलिक एसिड की बात करेंगे उसमें भी सेम ऐसे करना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन यदि लगता है तो उसकी डिटेल्स आपको उसके कलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे नेप्थलीन एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, आर्टिफिशियल है, ये कैसा है, सिंथेटिक है, ठीक है ना। और इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरल है, ये जिब्रेलिक एसिड नेचुरल है और इंडोल ब्यूटारिक एसिड नेचुरल है। आगे अपन देखेंगे अरस्तु लाल्टेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लास ऑफ इकाइनोडर्मेटा, कौन से इकाइनोडर्मेटा की क्लास है जिसके अंदर अरस्तु की लाल्टेन पाई जाती है या लाल्टेन कहा है उसने। तो किसको कहा है, इकाइनोइडिया, इकाइनोइडिया को कहा है। इकाइनोइडिया का जो एग्जाम्पल है खास तौर से सी अर्चिन, इसका एग्जाम्पल क्या है, सी अर्चिन है, जिसको इन्होंने क्या कहा है, लाइटन कहा है। इकाइनोडर्मेटा देखो जब भी आप पढ़ते हो इकाइनोडर्मेटा की एक विशेषता है, खासतौर से इकाइनोडर्मेटा का जो एग्जाम्पल है वो क्या आता है, स्टारफिश आता है। स्टारफिश, और इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, कंटों का बना होता है, पूरे बॉडी के ऊपर स्पाइन पाए जाते हैं छोटे छोटे। एक चीज़ इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है इकाइनोडर्मेटा की, वो विशेषता ये है कि इनमें जो सिमेट्री है, कोई भी जीवों को अपन किसी भी पार्ट से डिवाइड किया जाए अगर दो बराबर भागों में बढ़ता है तो वो उसके क्या कहलाते हैं, सिमेट्री कहलाते हैं। तो इसकी जो सममिति है, इसमें दो प्रकार की सममिति पाई जाती है, ठीक है ना, दो प्रकार की। पहली लार्वावस्था, ठीक है ना। लार्वा अवस्था के अंदर जो सममिति होती है वो कैसी होती है, बाइलेटरल होती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है ना। मतलब बाइलेटरल का मतलब है कि यहाँ पे किसी भी जीव को, ये कोई ऐसा जीव है, इसको यदि यहाँ से कट करेंगे तो दोनों पार्ट बराबर बनेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री कहलाते हैं। तो लार्वा तो इस प्रकार का था इनका। जबकि अगर अपन यहाँ पे एडल्ट देखेंगे, एडल्ट देखोगे आप, वयस्क देखोगे, स्टारफिश देखोगे, तो उनमें कौन से पाए जाते हैं, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इकाइनोडर्मेटा का जब भी टर्म आता है तो आपको याद रखना, लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनकी स्टारफिश का एग्जाम्पल है इनकी, और सी अर्चिन इसका एग्जाम्पल है, और इनकी बॉडी के ऊपर कंटक पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ आप, इनकी एक विशेष लक्षण है इसका, इसके अंदर वाटर वेस्कुलर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है ना। इसकी बॉडी के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो कैनाल है वो पाया जाता है, ठीक है। ये और मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। ये इसका हो गया। आगे अपन देखेंगे यहाँ अगला क्वेश्चन, अगर अपन देखेंगे यहाँ पे 87, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप
इज ए फंक्शन ऑफ, किसके ऊपर डिपेंड करता है, माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर कितना कम है या कितना अधिक होगा। अधिक होगा तो किस पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 दिए हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना ही रिजोल्यूशन क्या होगा, अधिक होगा। न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ लेंस, ये भी राइट है। इसका मतलब दोनों सेंटेंस क्या है, राइट है, दोनों ही रिजोल्विंग पावर के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर है। आगे अपन देखेंगे 92 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग ए डीमेरिट ऑफ एंगुलर एंड पैरेंटल क्लासिफिकेशन, प्लांट का जो वर्गीकरण किया गया था किसके द्वारा, बेंथम हुकर के द्वारा पहले किया गया, उसके बाद में जो एडवांस किया गया था एंगुलर और पैरेंटल के द्वारा किया गया। एंगुलर और पैरेंटल का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको इतना सा जरूर याद रख लेना है कि किस प्रकार का क्लासिफिकेशन है, तो ये क्या है, इवोल्यूशनरी डिपेंडेंट। इवोल्यूशनरी डिपेंडेंट मतलब ये क्या है, उद्विकास के आधार पर दिया गया वर्गीकरण है। जबकि डार्विन उसका देखेंगे अपन, बेंथम एंड हुकर का वो वैसा नहीं है, वो मॉर्फोलॉजी के ऊपर दिया गया वर्गीकरण था। आर्टिफिशियल देखेंगे तो किसका था, कैरोलस लिनियस का था, ये वो मॉर्फोलॉजिकल था और ये इवोल्यूशनरी था, एंगुलर एंड पैरेंटल। एंगुलर एंड पैरेंटल की सबसे बड़ी कमी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि इन्होंने, जैसे मान लो कि एक तो होता है डाइकोट, एक होता है मोनोकोट, दो प्रकार के प्लांट है। जबकि इवोल्यूशन के आधार पर यह पता होना चाहिए कि मोनोकोट जो है वो क्या है, एडवांस है। मोनोकोट क्या है, एडवांस है। जबकि डाइकोट जो है वो कैसे थे, प्रीमिटिव मतलब पहले डाइकोट बने, उससे एडवांस जो बने वो कौन से बने थे, मोनोकोट बने थे। इसका मतलब पहले कौन से आने चाहिए, पहले डाइकोट आने चाहिए, उसके बाद में क्या आने चाहिए, मोनोकोट आने चाहिए, करेक्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अपन देखेंगे डाइकोटिलिडन्स आर प्लेस्ड बिफोर द मोनोकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स देखो, डाइकोटिलिडन्स आर प्लेस्ड बिफोर द मोनोकोटिलिडन्स। एक दिया हुआ है डाइकोटिलिडन्स आर प्लेस्ड आफ्टर मोनोकोटिलिडन्स। एक दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म्स आर प्लेस्ड, ये तो मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे लगभग अपन बी ऑप्शन देखते हैं, डाइकोटिलिडन्स आर प्लेस्ड आफ्टर मोनोकोट्स, जबकि मोनोकोट से पहले आने चाहिए। ये वाला सेंटेंस तो ठीक है इनका, लेकिन ये रखा ही नहीं इन्होंने। तो ये जो सेंटेंस है, कमी जो क्या थी कि इनको मोनोकोट जो है वो बाद में रखना चाहिए था, डाइकोट पहले रखना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, डाइकोट आर प्लेस्ड आफ्टर मोनोकोट, मोनोकोट के बाद में रख दिया कि जैसे वो एडवांस ज़्यादा हो। जबकि हकीकत में क्या होता है, मोनोकोट मोर एडवांस है कंपेयर टू डाइकोट। इसका मतलब डाइकोट पहले और मोनोकोट बाद में। जबकि इन्होंने क्या रखा, मोनोकोट को पहले, डाइकोट को बाद में, जो इसकी क्या थी, एक बड़ी कमियाँ रही है। क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे अगला 93, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाई आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। ठीक है ना, एक टेक्निक का नाम है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा आप क्या सेपरेट कर पाते हो। तो यहाँ पर सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज में ली जाने वाली है कि ये टेक्निक है। और इन सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स है इनको सेपरेट करने के लिए आप सुक्रोज ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को भी यूज में ले सकते हो। कई बार ये भी पूछा जाता है कि सुक्रोज ग्रेडियंट जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो भी किस लिए काम आता है, तो सेल के सेल ऑर्गेनल्स को सेपरेट करने के लिए काम आता है। यहाँ पे पूछा है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक किसके लिए काम आता है, तो सब सेलुलर सेल ऑर्गेनल्स के लिए काम आता है। यहाँ पे आप देखोगे 94, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसोसिएटेड विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे अपन यहाँ देखेंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो फोल्डेड होती है और क्रिस्टी का निर्माण करती है। इसके अंदर की तरफ आप देखोगे यहाँ पे जो एंजाइम पाए जाते हैं, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ रहता है, तो वो कौन सा होता है, यहाँ पे अपन देखेंगे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो इनर साइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज खास तौर से जो ETS है,
ETS का जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो भी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। ETS जब भी चलती है तो ETS सेकंड जो होता है वो हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट होता है अंदर की साइड में, ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। यहाँ पे आप देखोगे 97 में जीन इंटरेक्शन के बारे में पूछा गया है। जीन इंटरेक्शन इन विच वन जीन मास्क, मतलब एक जीन दूसरे जीन को कवर करता है। द इफेक्ट ऑफ नॉन एलेलिक जीन, एक जीन दूसरे नॉन एलेलिक जीन की इफेक्ट को क्या करता है, कवर करता है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे मान लो कि अपन यहाँ देखते हैं कि भाई एक ये क्या है, क्रोमोसोम है। यहाँ पे आप देखोगे ये क्रोमोसोम है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये एक एलील प्रेजेंट है और इसका एक एलील ये प्रेजेंट है। यहाँ पे आप जैसे देखोगे ये क्या है, एक दूसरे के एलील है, एक डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव है। यहाँ पे आप देखोगे जैसे कोई भी ये डी है और ये डी है, ये हो सकते हैं, या फिर डोमिनेंट भी हो सकते हैं, जैसे ए बी अगर अपन देखें तो रिसेसिव भी हो सकते हैं। ये क्या है, एक दूसरे के एलील से, ये क्या है, एलील से एक दूसरे के, ठीक है ना। लेकिन ये एलील यदि इसके प्रभाव को और क्या कर दे, दबा दे, तो ये तो एलील नहीं है, इसका तो एलील ये है, इसका एलील ये है, ये एक दूसरे के लिए कैसे है, नॉन एलेलिक। ये कैसे हुए, नॉन एलेलिक हुए। यदि कोई भी एक नॉन एलेलिक एलील दूसरे नॉन एलेलिक एलील को जाके सप्रेस करता है या उसके इफेक्ट को प्रभाव करता है, उसे क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन मिलेगा इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन और एपिस्टेसिस। ये देखो एपिस्टेसिस का मतलब होता है कोई भी नॉन एलेलिक एलील के द्वारा यदि दूसरे एलील को सप्रेस किया जाता है या उसको प्रभावित किया जाता है, उसके इफेक्ट को, उसे क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस के नाम से। यहाँ पे आप देखोगे 95 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल हाइजीन। ये तो वैसे उसका एग्जाम्पल है, साइको का है। इन SDS पेज प्रोटीन सैंपल इज फर्स्ट, ठीक है ना। प्रोटीन सैंपल देखो जब भी होता है, SDS कहीं भी टर्म आता है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट एक डिटर्जेंट है। ये क्या है, एक डिटर्जेंट होता है और ये प्रोटीन डिटर्जेंट होता है। इनके ऊपर एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है और इनकी नेगेटिव चार्ज पाया जाता है किस पे, टेल के ऊपर। तो टेल वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव होने के कारण से कोई भी प्रोटीन यदि उनको प्रोटीन को खास तौर से उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है, आपको प्रोटीन को यदि साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, तो किसी भी प्रोटीन के ऊपर चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये कोई प्रोटीन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब ये प्रोटीन अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट करोगे तो वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा या नेगेटिव की तरफ जाएगा, इसलिए कहीं नहीं जाएगा। इसलिए इस प्रोटीन को एक इक्वल चार्ज देने के लिए अपन किससे ट्रीट करते हैं, SDS से, ताकि SDS पूरा नेगेटिव चार्ज इसको दे दे और ये प्रोटीन जो है पूरी किस में कन्वर्ट हो जाए, केवल नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। और अब ये प्रोटीन यदि इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो अपने साइज के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगी, अपने पॉजिटिव एंड की ओर मूवमेंट करेगी और आराम से प्रोटीन जो है वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन देखेंगे विथ एनायनिक डिटर्जेंट फॉलोड बाय फ्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। बस वही है कि डिटर्जेंट के द्वारा अपन किसी प्रोटीन को कोटेड करते हैं और नेगेटिव चार्ज के कारण से वो क्या होता है, आगे मूवमेंट करता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे अपन देखेंगे हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पीज वेराइटीज वर सिलेक्टेड बाय मेंडल। मेंडल के द्वारा कितनी ट्रू वेराइटीज सिलेक्ट की गई थी, तो 14 की गई थी। कितनी की गई थी, 14। यहाँ पे अपन देखेंगे इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 14 इसका राइट आंसर होगा। ट्रेड यदि पूछा जाए, ट्रेड तो कितने थे, 7, और यदि प्योर वेराइटी पूछा जाए तो कितने आएंगे, 14। यहाँ पे आप देखोगे 99 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यहाँ पे देखोगे क्रोमोसोम्स कैन बी स्टेन्ड बाय सेफ्रेनिन, ये तो होता ही नहीं है। सेफ्रेनिन से तो कोई भी प्लांट की खास तौर से जो सेल्यूलोज से बनी चीज़ें हैं वही स्टेन होती है। द क्रोमेटिन मटेरियल विच रिमेन इन हाईली कंडेंस्ड स्टेट इज कॉल्ड यूक्रोमेटिन। ऐसे हाईली
कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होती है क्रोमेटिन की, उसे क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, इनएक्टिव होती है। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स इज न्यूक्लियोसोम, ये इसका राइट आंसर है कि यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो बेसिक यूनिट होती है उसे न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं, जो किससे बनी होती है। यहाँ पर आप देखोगे ओक्टामर से बना होता है ना, ओक्टामर, H2A, H2B, H3 और